दोस्तों, भले ही आप निरमा यूज करते हो या नहीं, टीवी में दिखाया गया ये ऐड तो आपको जरूर याद होगा। ये वही निरमा है जो हमारे बचपन के डिटर्जेंट का किंग हुआ करता था। लेकिन ऐसा क्या मिस्टेक हो गई जिससे इसका शेयर 60% से ड्रॉप होकर 6% रह गई। लेकिन जरा रुकिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि निरमा मार्केट से गायब हो गई है तो ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि निरमा के फाउंडर करसन भाई पटेल आज भी भारत के सबसे अमीर लोगों में से एक है। वो कैसे, जानेंगे आज के इस वीडियो में। और हाँ, निरमा गर्ल की स्टोरी को भी आप मिस मत कीजिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अभिजीत सिंह। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे निरमा कंपनी की शुरुआत कैसे हुई। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 1945 में, जब गुजरात के पाटन में करसन भाई पटेल का जन्म हुआ। उनके पिता खोड़ीदास पटेल एक गरीब किसान थे, लेकिन गरीबी और पैसों के तंगी के बावजूद उन्होंने अपने बेटे करसन भाई के पढ़ाई पे कोई समझौता नहीं की और उन्होंने केमिस्ट से बीएससी कराई। खोड़ीदास को उम्मीद था कि उनका बेटा पढ़ लिख कर अच्छे सरकारी नौकरी में लग जाएगा, जिससे उनका परिवार गरीबी से बाहर निकल सकता है। लेकिन करसन भाई तो बिजनेसमैन बनने का सपना देख रहे थे, लेकिन पिता की इच्छा के चलते उन्होंने 21 साल की उम्र में बीएससी फाइनल करने के बाद लेबोरेटरी में एक लैब असिस्ट का काम करने लगे। फिर इसके बाद अहमदाबाद में लाल भाई ग्रुप के कॉटन मिल में काम करने लगे। फिर आया 1969, गुजरात सरकार के माइनिंग एंड जियोलॉजी में केमिस्ट की सरकारी नौकरी लग गई और फिर इस नौकरी के चलते उनका परिवार का फाइनेंशियल कंडीशन में भी सुधार आना शुरू हो गया। लेकिन दोस्तों, 1969-1970 का ऐसा दौर था जब पूरा देश फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था। लोग 2 वक्त के रोटी के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। गरीबी और तंगाली से उस दौर के वॉशिंग पाउडर जैसी चीज एक लग्जरी आइटम समझी जाती थी। मैक्सिमम लोग इसे अफोर्ड नहीं कर पाते थे। ऐसे में सॉल्ट, सोडा या राख का उपयोग किया जाता था। इस चीज को जब करसन भाई पटेल ने देखा तो उन्होंने अपने केमिस्ट वाले नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट बनाने की सोची, जो सस्ता और इफेक्टिव वॉशिंग पाउडर था। उन्होंने अपने इस आइडिया को बदलने के लिए दिन भर जॉब और शाम में वॉशिंग पाउडर बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट किया करते थे। उसी दौरान एक दिन उसकी बेटी निरुपमा जब स्कूल से घर लौट रही थी तो कार ने जोरदार टक्कर मार दी और इस एक्सीडेंट में निरुपमा की मौत हो गई। निरुपमा करसन भाई की सबसे इकलौती बेटी थी, इसलिए उनकी मौत का उन पर बहुत ही गहरा असर पड़ा। अब करसन भाई का प्यार ही था कि उन्होंने अपने बेटी का नाम को हमेशा के लिए अमर बनाने का फैसला किया। उन्होंने खुद से वादा किया कि बेटी के नाम को वो इतना पॉपुलर कर देंगे कि उसे देश भर में ही नहीं, लोग विदेशों में भी याद करेंगे। ये सोचकर उन्होंने वॉशिंग पाउडर के काम में तेजी कर दिया, जिसमें वो कई बार फेल रहे, फिर किया, फिर वो फेल रहे। इस तरह लगातार कोशिश करने के बाद आखिरकार वो फॉर्मूला ढूंढ ही लिया जिसने इंडियन मार्केट में रेवोल्यूशन ला दिया। असल में करसन भाई पटेल ने एक ऐसा वॉशिंग पाउडर बना डाला था जो फर्स्ट एड फ्री था। इस वजह से इन्वायरमेंट के लिए बेहतर था ही, साथ ही हाथों के लिए भी पूरी तरह से सुरक्षित था। इस वॉशिंग पाउडर का नाम रखा गया था निरमा, क्योंकि करसन भाई अपनी बेटी निरुपमा को निरमा कहकर बुलाते थे। साथ ही डिटर्जेंट के पैकेट पर एक छोटी सी लड़की की तस्वीर लगाई थी जिसमें निरुपमा की ही सिंबॉलिक थी। अब दोस्तों, प्रोडक्ट को तैयार था, लेकिन उससे बेचे कैसे, इसके लिए करसन भाई कई सारे रिटेलर्स से मिले, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की वो उनके प्रोडक्ट को सेल कर ले, लेकिन किसी ने भी उन्हें सीरियसली नहीं लिया। के बाद करसन भाई पटेल के पास 2 रास्ते बचे, या तो वो इस प्रोडक्ट को फेंक कर वापस अपनी सरकारी नौकरी में लग जाए या तो उसे घर घर जाकर बेचे। करसन भाई ने दूसरा रास्ता चुना। हालांकि उन्हें ये आइडिया नहीं था कि लोगों को उनके ये प्रोडक्ट को लेकर क्या फीडबैक होगा, कोई इसे खरीदेगा भी या नहीं। फिर भी उन्होंने कोशिश करने की सोची और सुबह ऑफिस निकलने से पहले निरमा के कुछ पैकेट अपने साइकिल पर बांध लिए और ऑफिस के रास्ते पड़ने वाले हर घर में अपने इस प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। अब स्टार्टिंग में तो उन्हें कुछ खास कामयाबी नहीं मिली, लेकिन लोगों ने जब उनका डिटर्जेंट को यूज किया तब उन्हें राख और उस समय के टिकिया के मुकाबले लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट लगने लगा। उसके बाद वो उसके आस पड़ोस के लोगों को भी बताने लगे। इस तरह के वर्ल्ड ऑफ माउथ इन्वेस्टमेंट के चलते धीरे धीरे निरमा के सेल पे इजाफा होने लगा। इसका रीजन डिटर्जेंट की बेहतर क्वालिटी तो थी ही और
इसका प्राइस में भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा, क्योंकि उस समय के हिंदुस्तान लीवर, जो अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर के नाम से जाना जाता है, उसका सर्फ मार्केट को डोमिनेट कर रहा था, जिसका 1 किलो का प्राइस था 13 रुपया और इसे खरीदना गरीबों के बस की बात नहीं थी। इसलिए करसन भाई पटेल ने अपनी डिटर्जेंट का प्राइस मात्र 3 रुपया किलो रखा था, ताकि हर कोई इसे अफोर्ड कर सके। सस्ते में जब इतना कमाल का प्रोडक्ट मिलने लगा तो लोगों ने उसे हाथों हाथ लेना शुरू किया। लेकिन दोस्तों, इसके पॉपुलैरिटी के पीछे और क्वालिटी ही एकमात्र फैक्ट नहीं थी, इसका भरोसा भी एक अहम वजह थी, जो सीधे अपने कस्टमर को दिलाया। असल में उन्होंने गारंटी दी थी, अगर उनका डिटर्जेंट कपड़े धोने में फेल हो जाता है तो फिर वो कस्टमर को पूरा पैसा वापस दे देंगे। इस गारंटी ने लोगों का मन में विश्वास पैदा करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते निरमा घर घर में इस्तेमाल होने लगा। अब इसे करसन भाई पटेल को बहुत फायदा हुआ और फिर उन्होंने इन पैसे से वापस उसी बिजनेस में लगा दिया। लेकिन इस तरक्की से करसन भाई पटेल कुछ खास खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें इन छोटी सी गलियों तक में सीमित नहीं रहना था, क्योंकि उनका एम उनसे बहुत दूर था। इस समय वो एक जॉब भी कर रहे थे, साथ ही वॉशिंग पाउडर के मैन्युफैक्चर से लेके पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन से लेके मार्केटिंग सब कुछ अकेले ही मैनेज कर रहे थे। वे इन सब चीज़ों में इतना फंस गए थे कि उनसे ना तो ठीक से जॉब हो पा रही थी, ना ही बिजनेस। इसीलिए उन्होंने सोचा कि वो एक ही काम पे फोकस करेंगे, जिसके लिए वो 3 साल बाद यानी 1972 में करसन भाई ने अपनी हाई पेइंग गवर्नमेंट जॉब को इस्तीफा दे दिया। फिर अहमदाबाद में एक छोटी सी फैक्ट्री लगाकर कुछ एम्प्लॉय की मदद से वो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के काम करने लगे और कुछ इस तरह से करसन भाई की मेहनत ऐसा रंग दिखाई कि 1988 तक निरमा मार्केट में एक बड़ा नाम बन चुका था। लेकिन सवाल यह है, इतनी कम समय में निरमा में ये कमाल कैसे किया? असल में एक शहर से निकल के अपने दूर दराज के शहर में प्रोडक्ट को सेल करने के लिए करसन भाई पटेल ने रेडियो एडवर्टाइजमेंट करने की सोची, जिससे सीधे 1975 में उन्होंने पूर्णिमा एडवर्टाइजमेंट एजेंसी से कोलैबोरेट किया। और दोस्तों, ऐसे ही निकल कर आया कंपनी का मोस्ट पॉपुलर जिंगल सबकी पसंद निरमा, जो इतनी पसंद किया गया उसके अगले 33 सालों तक ऐड के लिए इस्तेमाल किया गया। इस रेडियो ऐड की वजह से गुजरात के बाहर भी पहचान मिलने लगी, लेकिन इसके बावजूद सर्फ के पॉपुलैरिटी के आगे साइन नहीं कर सका। इधर शॉपकीपर भी चिंता में रहते थे, अगर निरमा का ज़्यादा प्रोडक्ट स्टॉक में उठा लेते हैं तो कहीं उनके दुकान में अनसोल्ड ना रह जाए, क्योंकि सर्फ मार्केट में एक अलग ही पर्सेंस बना चुका था। वही निरमा के बारे में बहुत कम लोग जानते थे, इसलिए दुकानदार निरमा को कभी पूरा पेमेंट नहीं करते थे, जिससे निरमा को भारी नुकसान होने लगा। 1982 में तो करसन भाई पटेल को ये लगने लगा कि अब वो बैंक करप्ट हो जाएंगे और फिर इस सिचुएशन में वो सोचने लगे कि वो क्या करे कि दुकानदार उनकी प्रोडक्ट को फुल पेमेंट करके खरीदने लगे। बहुत सोचने के बाद उन्होंने एक ज़बरदस्त आइडिया सोचा और मार्केट में मौजूद 90% स्टॉक को वापस मंगवा लिया। उसके बाद से कंपनी ने सबकी पसंद निरमा का पहला टीवी ऐड जारी किया और इस ऐड में हेमा, रेखा, जया और सुषमा जैसे कैरेक्टर को डाल के फीमेल ऑडियंस को टारगेट किया, जिसकी वजह से ये ऐड कैंपेन काफ़ी सक्सेसफुल रहा। कॉमर्शियल लोगों को इतना पसंद आया कि अगले दिन दुकानों पे निरमा मांगने वालों की भीड़ लगने लगी, लेकिन हर बार उन्हें निराश होकर लौटना पड़ता था, क्योंकि स्टॉक तो था ही नहीं और उधर दुकानदार भी परेशान हो गए कि वो जल्दी से जल्दी निरमा को कैसे स्टॉक करे। करसन भाई पटेल की इस स्ट्रेटेजी ने खूब कमाल दिखाया, क्योंकि रोज निरमा की बदलती मांग की वजह से वही दुकानदार जो उधार लेके निरमा को अपने शॉप में रखने से आनाकानी करते थे, वही आज एडवांस पेमेंट करके निरमा को रीस्टॉक करने लगे। इससे कंपनी को बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। निरमा के फाइनेंस स्ट्रांग होने लगे, रातों रात मार्केट में पॉपुलैरिटी भी काफ़ी हुई। लेकिन दोस्तों, 1967 में निरमा को जब लो इनकम मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया, उस समय हिंदुस्तान यूनिलीवर मार्केट में प्रीमियम मार्केट के मोनोपोली कर चुका था। इसी वजह से हिंदुस्तान यूनिलीवर के सिंसियर एग्जीक्यूटिव ने निरमा को अपना कॉम्पिटिटर मानने से ही इनकार कर दिया। उनका मानना यह था कि लो इनकम मार्केट हमारा नहीं है, हम निरमा को टारगेट ऑडियंस तक नहीं जाना चाहते। लेकिन जब उन्होंने
जल्द निरमा के सक्सेस देखी तब वो समझ गए थे कि ये ब्रांड उनके लिए बड़ा खतरा बन सकता है। इसीलिए हिंदुस्तान यूनिलीवर ने सोचा कि हम अपनी प्राइस निरमा तक तो कम नहीं कर सकते, लेकिन क्यों ना लोगों के दिमाग में ये बात डाल दी जाए कि सस्ती चीजें अच्छी नहीं होती। इसलिए हिंदुस्तान यूनिलीवर ने उस समय के फेमस एक्टर्स कविता चौधरी से ऐड कराई, जो कहती है सस्ती चीजें खरीदने में और अच्छी चीजें खरीदने में फर्क होता है। इस ऐड के जरिए हिंदुस्तान यूनिलीवर बताना चाहते थे कि भले ही उनका सर्फ निरमा से महंगा हो पर मार्केट में तो यही बेस्ट है। पर दोस्तों उस टाइम तक निरमा के बहुत लॉयल कस्टमर बन चुके थे। इस तरह का एडवर्टाइजमेंट उनके माइंड को डाइवर्ट नहीं कर सका और डिटर्जेंट मार्केट में मिलने वाली सफलता के बाद कंपनी ने अपने पोर्टफोलियो को इंक्रीज करने की सीधी सोची। उसके बाद 1987 में इसने निरमा डिटर्जेंट केक का लॉन्च किया, जो अगेंस्ट चीप प्राइस में एक्सीलेंट क्वालिटी प्रोडक्ट था। दोस्तों अपने ही इस तरह के बेहतरीन प्रोडक्ट की वजह से साल 1988 आने तक निरमा 60% मार्केट शेयर अपने कब्जे में करके सच में सबके पसंद निरमा बन गया था। दिसंबर 1998 में जब आर पैनल ने जब सर्वे किया तब पाया गया कि उनमें निरमा डिटर्जेंट के मार्केट में मौजूद बाकी डिटर्जेंट के मुकाबले पानी में कम मेल्ट होता है और बेटर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिस वजह से ये कस्टमर के लिए ज्यादा इफेक्टिव और लॉन्ग लास्टिंग ऑप्शन है। लेकिन दोस्तों 1988 में 60% वाले शेयर निरमा के पास 2015 आते आते 12% मार्केट शेयर रह गया और 2019 में कम होकर 6% से भी ड्रॉप हो गया। लेकिन अब सवाल यह है कि निरमा के साथ ऐसा हुआ क्यों, अर्श से फर्श पर आ गिरा। असल में दोस्तों जब हिंदुस्तान यूनिलीवर ने देखा बहुत कोशिश के बावजूद निरमा उससे आगे निकलता जा रहा है, तो फिर ऐसे में उन्होंने लो इनकम मार्केट में भी एंटर करने का प्लान बनाया, जिसके बाद 1988 में उन्होंने विल डिटर्जेंट पाउडर को इंट्रोड्यूस किया, जो निरमा के डायरेक्ट कॉम्पिटिटर था। इसका प्राइस भी निरमा के प्राइस के आसपास रखा गया। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने विल को ऐसे एडवर्टाइज किया कि लोग ये समझे कोमल हाथों के लिए निरमा सिर्फ अनसेफ है, जबकि विल जनरल प्रोडक्ट है। इस तरह हिंदुस्तान यूनिलीवर ने लो प्राइस और एडवर्टाइजमेंट के दम पर कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया और निरमा से दूर करने की पूरी कोशिश की। लेकिन उस टाइम दोस्तों हिंदुस्तान यूनिलीवर के पास विल ही नहीं था निरमा को टक्कर दे रहा था, बल्कि मार्केट में ऐसा कॉम्पिटिटर का भी इंटर हो चुका था। विल के लिए खतरा बनता जा रहा था। उस कॉम्पिटिटर का नाम था घड़ी डिटर्जेंट। विल के साल पहले यानी 1987 में ISPL ने घड़ी को लॉन्च कर दिया, जिसका प्राइस बहुत ही कम रखा गया था। रोलर कस्टमर, मिडिल क्लास कस्टमर और लोअर मिडिल क्लास कस्टमर को भी ये टारगेट किया जा सके। और दोस्तों कमाल की बात तो ये है कि घड़ी की स्ट्रेटेजी निरमा के जैसे सेम थी। जब कंपटीशन बढ़ने लगा तब निरमा अपने हीरो प्रोडक्ट पर ध्यान देने के साथ साथ अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में और भी सक्सेस आइटम को ऐड करने की कोशिश करने लगा। इसी तरह 1990 में निरमा अपना साबुन लॉन्च किया, जिसका ऐड उस समय के मशहूर एक्टर सोनाली बिंद्रे से कराई गई। और दोस्तों निरमा वॉशिंग पाउडर की तरह जिंगल सौंदर्य साबुन निरमा भी काफी पॉपुलर हुआ। जब दोस्तों इस सभी स्ट्रेटेजी से निरमा को फायदा तो जरूर हुआ, लेकिन इसके साथ सस्ते प्रोडक्ट को लॉन्च करना लॉन्ग टर्म में कंपनी को नुकसानदायक साबित हो गया। सस्ते रेट पर कई लोग अलग प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद मार्केट में निरमा को लेकर एक चीप ब्रांड वाले इमेज बनने लगा, जिससे छुटकारा पाने के लिए करसन भाई ने प्रीमियम सेगमेंट में भी एंटर करने की सोची। और दोस्तों निरमा अपने प्रीमियम टारगेट प्रोडक्ट के रूप में सुपर निरमा वॉशिंग पाउडर को लॉन्च किया और सिर्फ 2 साल में इसने प्रीमियम मार्केट में ही पकड़ बनानी शुरू कर दी। इसके बाद निरमा ने शैम्पू, टूथपेस्ट, शुद्ध नमक के खाने का नमक, इनके जैसे ही कई सारे प्रोडक्ट को लॉन्च किया। लेकिन हिंदुस्तान यूनिलीवर ने शायद ये सोच रखा था चाहे निरमा कुछ भी कर ले, वो उससे अपना खोया हुआ मार्केट शेयर पाके ही रहेगा। इसलिए लगातार एड कैंपेन के कई तरह के एफर्ट के बाद आखिरकार साल 2000 के आसपास विल ने निरमा को बीट करके नंबर 1 पोजीशन हासिल कर लिया। लेकिन दोस्तों निरमा के पिछड़ने की वजह सिर्फ HUL के एड कैंपेन नहीं थी, बल्कि निरमा को लेकर कस्टमर का परसेप्शन भी बदल चुका था और कंपनी के प्रीमियम सेगमेंट में इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिल सकी जितनी बजट सेगमेंट में मिली थी। इसलिए काफी कोशिश के बाद भी निरमा
एक चीप ब्रांड होने का टैग रिमूव नहीं कर सका। अब एक तरफ तो उस समय के लोग के परचेसिंग पावर बढ़ रही थी, ऊपर से मार्केट में एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट नया ब्रांड आ चुका था। ऐसे वाला कोई भी व्यक्ति उस पुराने निरमा को क्यों ही खरीदेगा जिसमें इन्वायरमेंट के नाम पर कुछ अलग दिखता ही नहीं। असल में लंबे समय से निरमा ने ना अपनी पैकेजिंग चेंज की थी, ना ही एड जिंगल बदलने की कोशिश। हालांकि निरमा को भी शायद मार्केट में बढ़ते कंपटीशन और कस्टमर के बदलते रिफ्लेक्शन का अंदाजा लग चुका था, इसलिए उन्होंने अपनी बिजनेस को अलग सेगमेंट में डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया था। साल 1995 में करसन भाई पटेल ने एजुकेशन फील्ड में भी एंटर करने की सोची और अहमदाबाद में निरमा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का स्थापना किया। इसके बाद 2003 में उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट निरमा यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भी नींव रखी। और दोस्तों इसी तरह के अदर बिजनेस में डाइवर्सिफाई होने के चक्कर में निरमा ने अपने मेन बिजनेस पर ध्यान देना कम कर दिया, जिसका भरपूर फायदा उसके कॉम्पिटिटर को मिलने लगा। लेकिन दोस्तों अच्छी बात तो ये रही, लगातार गिरते मार्केट शेयर के बाद भी निरमा ने अपने एक्विजिशन के रफ्तार को कम नहीं किया। 2007 में निरमा ने अमेरिका की रॉ मटेरियल कंपनी सीयरलेस वैली मटेरियल को खरीदा और इस एक्विजिशन के बाद निरमा वर्ल्ड की टॉप 7 सोडा एज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में से एक बन गई। इसके बाद 2014 में निरमा ग्रुप ने राजस्थान के निमोल में सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत की और इस कंपनी का नाम रखा गया न्यूबोको विस्टा, जिससे करसन भाई के दो बेटे राकेश और हिरण भाई पटेल संभालते हैं और आज न्यूबोको इंडिया 5th लार्जेस्ट सीमेंट मेकर कंपनी है। इसके बाद से 2016 में निरमा ग्रुप में एक और नाम जुड़ गया, लाफार्ज का, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी लार्ज हॉल सीमेंट की इंडिया यूनिट थी। इसके साथ ही साल 2020 में निरमा ग्रुप ने इमामी सीमेंट को 5500 करोड़ में एक्वायर किया था। आप देखो तो कंपनी अलग अलग सेक्टर पर बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन अपना मेन बिजनेस से हाथ खींचती जा रही थी, क्योंकि इस समय तक मार्केट में आईटीसी, यूनिलीवर, गोदरेज जैसे और भी कई सारे कॉम्पिटिटर आ चुके थे, जिससे बीट करके वापस अपने पोजीशन को हासिल करना शायद अब पॉसिबल नहीं रह गया था। इसलिए निरमा ने अलग अलग सेक्टर में अपने बिजनेस को स्ट्रॉन्ग बनाने में काम करना शुरू कर दिया। आज निरमा ग्रुप डिटर्जेंट और सीमेंट के अलावा कई सारे सेक्टर में काम कर रही है, लेकिन एट द एंड हम ये कह सकते हैं कि बिना किसी सपोर्ट के इतने बड़े बिजनेस एम्पायर की नींव रखना इतना आसान बात तो बिल्कुल नहीं थी। आज करसन भाई पटेल भारत के सबसे 30वें अमीर आदमी में से है और वो फोर्ब्स के अकॉर्डिंग उनकी टोटल नेटवर्थ $3.45 बिलियन है। अब तो करसन भाई की उम्र 80 की टच करने वाली है, लेकिन इनके अंदर की जज्बा कुछ कर दिखाने के चलते आज के जनरेशन के लिए ये एक आइडल है। तो दोस्तों अगर आपका हमारी ये वीडियो नॉलेजेबल लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।